लिखिए बेटा, किलेटिंग लिगेंड्स इंपॉर्टेंट कर दीजिए। किलेटिंग लिगेंड, किलेटिंग लिगेंड्स इंपॉर्टेंट कर। ध्यान दो, देखिए बेटा, ये जो बाइडेंट लिगेंड्स है, बाइडेंट हो, ट्राइडेंट हो या पॉलीडेंट हो। अब ट्राइडेंट टेट्राडेंट तो हम लोगों ने काउंट किए नहीं, सीधे पॉलीडेंट में क्या काउंट किए बेटा, हेक्साडेंट। तो जब इन एनी कॉम्प्लेक्स, लिखना व्हेन इन एनी कॉम्प्लेक्स बाइडेंट और पॉलीडेंट लिगेंड्स donate lone pair to central metal ion, bident or polydent ligand donate lone pair to the central metal ion donate lone pair to the from two or more than two donating center, from two or more than two donating center then between central metal atom and ligand, then between central metal atom and ligand due to coordinate binding, due to coordinate binding due to coordinate binding निबड़ा ring develop, ring develop due to coordinate binding ring develop known as chelating ring, known as chelating ring, which provide stability to the complex. बेटा, तो जो लिगेंड के जो ऐसे लिगेंड बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाए, किलेटिंग रिंग। और रिंग कब बनेगी, देखो रिंग बन गई जब आप टू आर मोर देन टू डोनेटिंग सेंटर से क्या प्रोवाइड करोगे, लोन पेयर। तो ये रिंग बन गई, एक रिंग बन गई बेटा, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन गई। समझ में आ रहा है ना। तो ये रिंग किलेटिंग रिंग कहलाती है। और ऐसे जो लिगेंड्स है
जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ किलेट रिंग बनाते हैं। कौन से रिंग? किलेट रिंग। ना then such ligand is called chelating ligand. Then such ligand is called chelating ligand. And this complex known as chelating complex. तो बेटा किलेटिंग लिगेंड के एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं? जो बाइडेंट और पॉलीडेंट के एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल होंगे? किलेटिंग लिगेंड के। और ऐसे लिगेंड जिस कॉम्प्लेक्स में पाए जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स किलेटिंग कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? ये रिंग का बन जाना बेटा, इसको किलेट रिंग बोलते हैं। कौन सी रिंग? तो किलेट रिंग में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड के कॉम्बिनेशन से रिंग बन गई। समझ में आ रहा है? और ये रिंग उस कॉम्प्लेक्स को क्या प्रोवाइड करेगी बेटा? स्टेबिलिटी। तो किलेटिंग लिगेंड के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? एथिलीन, डाइएमीन बाइडेंट है, ऑक्जेलेटो भी बाइडेंट है -1, डीएमजी ये भी बाइडेंट है -1, और जीएलवाई और ईडीटी है 4-। ये सब किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा? किलेटिंग लिगेंड के। और इनसे बने कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे आप? किलेटिंग कॉम्प्लेक्स। ऐसे एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए। समझ में आ रहा है? बेटा ये कंपाउंड है बिस एथिलीन डाइएमीन डाइक्लोराइड। समझ में आ रहा है ना? इसके नॉमेनक्लेचर ऐसा क्यों बोला आगे सीखेंगे आप। तो ये कंपाउंड को अगर आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे तो ऐसे मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में लिखने बेटा ये किसके एग्जाम्पल है? किलेटिंग लिगेंड के। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया? किलेटिंग लिगेंड कंसिस्ट किलेटिंग कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? तो वैसी एग्जाम्पल लिखी क्या जहां मैंने लिखा हूं? ए बेवकूफ लड़की, नीचे लिख देना था। नहीं सर ने ऐसा लिखे, मैं भी ऐसे लिखूंगी। अच्छा मैं बोर्ड के बाहर नहीं लिख रहा हूं, दूसरी कॉपी में लिख देगी। मैंने बोर्ड के बाहर लिखा और उसने बाजू की कॉपी में लिखी। बढ़िया है। तो बड़ा एक बार दिमाग से देख लो कि एथिलीन डाइमीनो ऑक्जेलेटो 2- है, सॉरी, डीएमजी -1, जीएलवाई -1 है, ईडीटी 4-। ये सब किलेटिंग लिगेंड्स में आते हैं बेटा। बेटा इसमें एक चीज़ और ऐड करता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ किलेटिंग लिगेंड। तो किलेटिंग लिगेंड के एप्लीकेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब किलेटिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी तो केवल डेफिनेशन और एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन अभी नहीं लिखे जाएंगे इनके। चलिए हो गया। ये एथिलीन डाइमीन है, CH2 NH2, पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया हो मैंने। पूरे सटीक याद रखना, सबसे बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे हो इनऑर्गेनिक का। चलिए हो गया, आगे चले। अगला क्वेश्चन लिखना बेटा, व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड। व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड?
No, but such monodent ligand in which two different donating center present, such monodent ligand in which two different donating center present, in which two different donating center present, in which two different donating center present, called ambident ligand. बेटा ये फेमस एम्बिडेंट लिगेंड माने जाते हैं थायोसाइनेटो आइसो, थायोसाइनेटो एनओ टू नाइट्रो एन नाइट्राइट, लिख दे एससीएन एन एनसीएस एनओ टू एन ओ एन ओ। देखो बेटा एससीएन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें कई बार सल्फर डोनेटिंग होता है, कई बार नाइट्रोजन लोन पर डोनेट करता है टू द सेंट्रल मेटल एटम। इसमें नाइट्रोजन और समटाइम ऑक्सीजन लोन पर डोनेट करता है। समझ में आ रहा है? इसमें साइनाइड आइसोसाइनाइड भी काउंट होते हैं, लेकिन जनरली वो बनाते नहीं है। समझ में आ रहा है? एम्बिडेंट में दो याद रखेंगे इनको बेटा, आजकल ऐसे भी पढ़ा जाता है। इसमें डोनेटिंग सेंटर कौन है? देखो सल्फर, तो इसको यस थायोसाइनेटो पढ़ते हैं। इसमें डोनेटिंग सेंटर कौन है? नाइट्रोजन एन थायोसाइनेटो। इसमें डोनेटिंग सेंटर नाइट्रोजन एन नाइट्रो, और इसको ओ नाइट्रो पढ़ा जाता है। एक नई टर्मिनोलॉजी भी है। समझ में आ रहा है ना? डोनेटिंग सेंटर का नाम पहले लिखा जाता है। तो यह बेटा एम्बिडेंट लिगेंड में दो एग्जांपल्स आपके दिमाग में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक। चलिए हो गया। तो बेटा लिगेंड पे हम लोगों ने सभी बातें कर ली है। समझ? फ्लेक्सीडेंट लिगेंड किसको बोलेंगे बेटा आप? ईडीटी है वो, एक्चुअली हेक्साडेंट है, लेकिन कभी कभी पेंटाडेंट भी हो सकता है। 5 लोन पर ही डोनेट करे या कभी कभी 4 लोन पर ही डोनेट कर सकता है, लेकिन वो जनरली हेक्साडेंट में ही फेमस है। समझ में आ रहा है? आगे लिखिएगा। अब देखिए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच फाउंड बाय सेंट्रल मेटल विथ लिगेंड, या नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट बाय लिगेंड विथ सेंट्रल मेटल एटम टू द सेंट्रल मेटल एटम। ये सबको काय में काउंट कर सकते हैं बेटा आप? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है अभी तक 6 देखा गया है। मिनिमम 2, 3, 4, 5, 6। तो आप अपने तरफ से अब कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। देखो बेटा अगर आपको अपने तरफ से कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दो बातों का ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर मिनिमम 2 टू मैक्सिमम 6 ये डालना है कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनाओ। और जो मेटल है बेटा, जब कोई कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दो बातों को याद रखना है। अगर आपको अपने तरफ से कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दो ही बातों को याद रखना है। क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 टू 6 से ही रहेगा मैक्सिमम, और मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है N+ की वैल्यू 0 से लेकर पॉजिटिव में अब वो समझ में आ जाएगा। मैग्नीज +7 तक जा रहा है। समझ में आ रहा है? 0 टू पॉजिटिव ही होगी। समझ में आ रहा है ना? कभी नेगेटिव। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव आ रहा है, समझ जाना मेटल कभी नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। बस ये दो शर्तें दिमाग में रखो तो कॉम्प्लेक्स आप खुद अपने मन से बना सकते हो। आ रहा है उसमें? तो अपना नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कंपलसरी आना है, कोई भी एग्जाम हो, 12th या कॉम्पिटिशन एग्जाम। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन। देखिए बेटा मैं यहां कोई रूल नहीं लिखाऊंगा नॉमेनक्लेचर के, केवल आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो रूल तैयार हो जाएंगे। ओके,
अरे रूल लिखाने से, टाइम वेस्ट करने से सीधे क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो रूल आ गए ना भाई। लिगेंड के नाम सबके पता हो गए आपको। तो बेटा जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है तो पहली स्टेप क्या होगी आपकी, जैसे बेटा मैं यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख रहा हूँ, K4FeCN6, ध्यान दीजिएगा इधर, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा। K2HgI4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा। अभी सिंपल वाले ले रहे हैं। देखो मैं आपको यहाँ रूल्स नहीं लिखाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही रूल क्लियर हो जाएंगे। फिर है बेटा आपके पास, चलिए PTNS3 ट्वाइस, ये अपने मन से कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया मैंने। डिफरेंट लिगेंड रख सकता हूं, सेम लिगेंड रख सकता हूं, मेरी मर्जी। समझ में आ रहा है? आप डिफरेंट लिगेंड देखो, बस सेम लिगेंड रखे आपने यहाँ। समझ में आ रहा है? दो बातों का ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 6 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर आप जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हो सब अप्लीकेबल है, सब सही है। समझ में आ रहा है ना? चलिए बेटा ये कुछ कॉम्प्लेक्स है, इनके नॉमेनक्लेचर करना है। ये सिमिलर लिगेंड है 6 या साइनो, साइनाइड को क्या काउंट करना है, साइनो। ये आयोडो है, सेंट्रल मेटल है। और ये क्या है बेटा, आयोनाइजेशन जोन। ये क्या है बेटा, एक क्वेश्चन बना लो, बोला एक क्वेश्चन बनाया नहीं हम लोगों ने, ऊपर कहीं बना लो चलो एक्स्ट्रा में। व्हाट इज द आयोनाइजेशन जोन स्पीसीज, या व्हाट इज द आयोनाइजेशन स्फीयर, ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं भी एक्स्ट्रा में बना लो क्वेश्चन 2 नंबर का। व्हाट इज द आयोनाइजेशन जोन स्पीसीज, समझ में आ रहा है? या व्हाट इज द आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोल सकता है बेटा, वो कोई दिक्कत है क्या? स्पीसीज बोल सकता है या स्फीयर। स्पीसीज में वो केटायन हो सकते हैं या एनायन। बेटा इन एनी कॉम्प्लेक्स those species cation or anion, those species which present out of coordination sphere, किसके बाहर बेटा, out of coordination sphere, which present out of, अब चाहे वो राइट साइड रखी हो या, जैसे बेटा ये यार पोटेशियम राइट साइड रखा है, यहाँ पोटेशियम राइट साइड रखा है, यहाँ ब्रोमीन। तो बेटा आयोनाइजेशन जो कोऑर्डिनेशन जोन के बाहर रखी हुई स्पेसीज केटायन हो सकती है या एनायन, इसलिए मैं स्पेसीज टर्म का यूज किया। समझ में आ रहा है? विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ चार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ चार्ज या आयोनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ चार्ज या रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, which is responsible for the appearance of charge on complex ion, which is responsible for the appearance of charge on complex ion, which is responsible for the appearance of charge on, समझ में आ रहा है बेटा? called ionization zone species या ionization sphere, या सीधे ऐसा बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। उस पर केटाइनेशन भी कर सकता है और एनाइनेशन भी कर सकता है। आयोनाइजेशन में केटाइनेशन हो सकता है और एनाइनेशन हो सकता है। नेगेटिव आयन का अपीयरेंस हो सकता है या पॉजिटिव आयन का अपीयरेंस। अब देखिए बेटा पोटेशियम प्लस है, किसी भी साल में पहले केटायन को काउंट करते और फिर माइनस, ये प्लस है इसलिए ये कैसा है बेटा, माइनस। अब 4 पोटेशियम 4 प्लस, तो इस पे चार्ज क्या आया, 4 माइनस। 2 पोटेशियम 2 प्लस, तो इस पे चार्ज क्या आया, 2 माइनस। Br 1 माइनस है तो इस पे चार्ज क्या आया, प्लस 1 प्लस। समझ में आ रहा है? तो इनको क्या बोलेंगे बेटा आप, आयोनाइजेशन जोन स्पीसीज। क्लियर हो गया सब? आ रहा है समझ में? ठीक। जितना बेसिक रहेगा अच्छा रहेगा उतना अच्छे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी जो बोर्ड की प्रश्न बैंक आने वाली है, बोर्ड का क्वेश्चन बैंक आने वाला, उसमें जो रीजनिंग और नॉलेजेबल क्वेश्चन है ना, वो उन्हीं को बन रहे हैं जिनका बेसिक क्लियर है। कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिए गाइड वाइड लेके मर गए। समझ में आ रहा है ना? तो याद रखना ABCD से ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है।
और कुछ चैप्टर्स आपके जो ऐसे नहीं हुए हैं उनको एक बार और पढ़ लेने के लिए सर को बोलो। समझ में आ रहा है? जहाँ ABCD से आपका क्लियर नहीं है, नहीं तो गए इस साल MCS का रिजल्ट। MCS का इसलिए बोल रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में हम ही बाजी मारते हैं, हम भी गए इस साल। चेंज करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि इस बार कोविड के कारण तुम लोग ऐसे बैठे नहीं फेस टू फेस, तो प्रॉब्लम तो आएगा। अब जिन चैप्टर में बैठे हो उन चैप्टर में अच्छे रिस्पांस मिलेगा आपको। अब बेटा हमको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। समझ में आ रहा है? तो बेटा जब भी आप नॉमेनक्लेचर, चलो इसको क्या पढ़ते हैं बेटा आप? सोडियम क्लोराइड। मीन्स आप जब भी किसी साल्ट को पढ़ते तो पहले केटायन को और फिर सोडियम क्लोराइड। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स साल्ट को पढ़ेंगे तो पहले केटायन को और फिर एनायन। तो यहाँ पहले पोटेशियम को पढ़ेंगे क्योंकि ये केटायन, और फिर ये कॉम्प्लेक्स आयन को पढ़ेंगे क्योंकि ये एनायन है। यहाँ भी पहले मान लो ये सोडियम है तो पहले यहाँ सोडियम को पढ़ेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स आयन, सोडियम केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। यहाँ अगर इसको पढ़ना है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन को पढ़ेंगे क्योंकि किस फॉर्म में, और फिर ब्रोमीन को पढ़ेंगे ब्रोमाइड फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो जैसे आप नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करेंगे तो उसके पहले आप एक काम करके रख लीजिए सब लोग। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको नाम काउंट करना है तो एक काम पहले करके रख लेना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये छोटी इधर देखना, थोबड़ाऊं क्या? कॉम्प्लेक्स आयन में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के पहले रख लेना। क्या निकाल के बेटा? वो पहले ही रख लेना, वो अब क्योंकि नॉमेनक्लेचर में काम आएगा। तो क्या निकाल के रख ले बेटा हम लोग? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ध्यान दो, जिसका ऑक्सीडेशन, जिस एलिमेंट का निकालना है, कौन सा एलिमेंट है? सेंट्रल मेटल। इसी का क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम कौन है? ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर, फिक्स तो रहती नहीं इनकी, इसलिए उनकी निकालना पड़ेगा। तो कैसे? तो बेटा जिस ट्रांजिशन मेटल या सेंट्रल मेटल का आपको क्या काउंट करना है बेटा? हाँ, उसे क्या मान लो? X, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट, ये सब करें हम लोगों ने। और जितने भी कंपोनेंट्स है पूरे कंपाउंड में, उनके ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है इक्वल टू 0, सम बोला हूं। तो 4 पोटेशियम का 4 प्लस आयरन का X, इसका काउंट करना है। 1 साइनाइड का -1, तो 6 साइनाइड का पूरे कंपाउंड का 0, तो X की वैल्यू कितनी आई? +2। ये आप ऐसे निकालेंगे। समझ गए? यहां किसका निकालना है बेटा? जिसका काउंट करना है X प्लस अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी क्या? 0, तो 2 × 0 0 हो गया है। 1 क्लोरीन का क्या होता है? -1, तो प्लस -2 हो गया है। समझ में आ रहा है? NO2 कैसा लिगेंड है बेटा? -1, तो इंटू -1 हो गया ये। और ब्रोमीन का क्या है बेटा? माइनस इक्वल टू 0। तो याद रखना बेटा, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितने भी कंपोनेंट है सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इक्वल टू 0, और जिसका काउंट करना है X, तो X की वैल्यू कितनी आई बेटा? +4 आ गई। तो यहां प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? +4। रोमन नंबर में इसको ऐसे काउंट करेंगे, ओके, इसे ऐसे काउंट करेंगे सेकेंड करके, ओके। तो पहला काम रहेगा जब भी आपको क्या काउंट करना है बेटा? नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले क्या निकाल के रख लो, क्योंकि वो काम आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब एक बात बेटा, अगर देखो आपको जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को काउंट करना है तो पहला रूल, पहले केटायन काउंट करेगा और फिर। अब जब यहां केटायन कौन है? पोटेशियम। एनायन के फॉर्म में कौन है? कॉम्प्लेक्स आयन। यहां केटायन के फॉर्म में कौन है? कॉम्प्लेक्स आयन। और एनायन क्या है? सिंपल। समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स आयन को काउंट करना है, किसको? ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले पोर्शन को,
जब भी आपको कॉम्प्लेक्स आयन को काउंट करना है, किसको काउंट करना है, तो सबसे पहले लिगेंड के को रीड करेंगे। किसको बेटा? लिगेंड को विथ नंबर, उसके बाद में मेटल को। पहले लिगेंड, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स आयन को रीड करना है, चाहे वो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो या, तो उसमें सबसे पहले किसको रीड करेंगे? लिगेंड को। लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल को। अगर एक से अधिक टाइप की लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? विथ नंबर। जैसे इसके नंबर कितना है? 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके कितने? 2, तो डाई क्लोरो बोलेंगे। इसके कितने? 2, तो डाई एमीन बोलेंगे। अमोनिया को एमीन काउंट करते हैं इस चैप्टर में, लिखवा दिए सब। इसको हेक्सासाइनो। ओके, आप ध्यान देना, जब भी आप अगर कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है, मैं क्या क्या बोल रहा हूं बिल्कुल नजर नहीं हटाना और कान भी नहीं हटाना। अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है बेटा? एनायन, तो सेंट्रल मेटल के नाम के एंड में सफिक्स के रूप में 8 लगाएंगे। क्या बेटा? और यदि कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है? केटा है, तो जैसे मेटल का नाम हम लोग यूज करते हैं, प्लेटिनम को प्लेटिनम बोलते हैं, 8 यहां लगाएंगे नहीं। तो स्टार्ट कर दूं? तो पहले किसको काउंट करना है? केटायन को, फिर एनायन। जब भी कॉम्प्लेक्स को आप चाहे केटायन फॉर्म में पढ़ो या एनायन, तो कॉम्प्लेक्स पोर्शन में पहले किसको पढ़ेंगे? लिगेंड। लिगेंड को विथ नंबर। 2 आर मोर देन 2 डिफरेंट लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और लिगेंड पढ़ने के बाद क्या किसको काउंट करेंगे? मेटल को। ओके, और मेटल अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है तो मेटल के नाम के एंड में क्या लगाएंगे? 8, और पॉजिटिवली चार्ज तो मेटल का एज इट इज नाम यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? और जैसे मेटल का नाम पढ़ के होगा, ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन वर्ड में लिखकर, किसमें बेटा? रोमन टर्म में लिखेंगे, इन सिंपल ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? तो चलूं मैं पहला काम करूं। पहले कौन? अब पोटेशियम के नंबर कितने? 4 नंबर केवल लिगेंड के पढ़ना है। अगर यह पोटेशियम 3 भी होता तो मैं पोटेशियम ही पढ़ूंगा, पोटेशियम 2 भी होता तो मैं पोटेशियम ही पढ़ूंगा, पोटेशियम 1 भी होता तो मैं पोटेशियम। मीन जो स्पीसीज आयोनाइजेशन जोन में होती है उनके नंबर बोलने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ केवल 1 पोटेशियम होता तो भी पोटेशियम बोलूंगा, 2 होता तो भी पोटेशियम बोलूंगा, 3 होता तो ट्राई पोटेशियम नहीं बोलूंगा, 4 है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलूंगा, ब्रोमीन 1 है तो ब्रोमाइड बोलूंगा, 2 ब्रोमीन होते तो डाई ब्रोमाइड नहीं बोलूंगा, केवल ब्रोमाइड ही बोलूंगा, 3 ब्रोमीन होते तो भी। मानिए जो स्पीसीज कहाँ रखी है? बाहर आयोनाइज, उनके नंबर लिखने की जरूरत नहीं। बस हो गया, सब हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम हो गया। पोटेशियम मुझे केटायन पढ़ रहे हैं हमने। अब किसको पढ़ेंगे? एनायन। एनायन के फॉर्म में कौन है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में पहले किसको? लिगेंड। लिगेंड को नंबर के साथ। कौन सा लिगेंड है? साइनो। कितने साइनो? हेक्सा। पोटेशियम हेक्सा साइनो। साइनो हो गया। आप किसको पढ़ेंगे? मेटल। मेटल कौन सी है? आयरन। आयरन एड कर नहीं करना, फेरेट। क्या बेटा? नहीं तो आयरन को सर आयरन एड बोले या नहीं? फेरेट। क्या बेटा? ओके। जैसे मेटल का नाम लिख के हुआ, किसका नाम? ऑक्सीडेशन नंबर को इन सिंपल ब्रैकेट, नाम खत्म। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। क्लियर? क्लियर? ये पहली प्रैक्टिस है आपकी, करते जाओ। चलो एक बार और इसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ एक प्लेटिनम की कितनी आई बेटा? +4। पहला काम रहेगा, चलो यहाँ पहले वही पहला रूल, किसको पढ़ेंगे? पहले केटायन को और फिर एनायन। अब जो आपका कॉम्प्लेक्स है, चाहे केटायन फॉर्म में हो या उसमें, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? लिगेंड। अगर एक से अधिक लिगेंड तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर के साथ, लिगेंड को ही नंबर के साथ पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो डाई एमीन का ए पहले आता है, फिर क्लोरो का सी आता है और नाइट्रो का एन आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो डाई एमीन, डाई क्लोरो नाइट्रो, डाई एमीन प्लेटिनम, नॉट प्लेटिनेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है? केटायन। समझ में आ रहा है ना? तो डाइएमीन डाइक्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4। जैसे मेटल का नाम पढ़ के हुआ, सड़ से क्या लगाएंगे? चाहे वो एनायनिक फॉर्म में मेटल का नाम पढ़ के हो या केटायनिक। उसके बाद में ये कौन है? ब्रोमीन।
तो ब्रोमाइड पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल एनायन है वो। अगर यही अंदर था तो ब्रोमो पढ़ते, लेकिन ये तो सिंपल एनायन है तो ब्रोमाइड पढ़ेंगे ना। नाम बोलो। डाईएमी, डाई क्लोरो नाइट्रो, ओके, प्लेटिनम, क्या बेटा? 4 ब्रोमाइड। ब्रोमो पढ़ेंगे कि ब्रोमाइड? क्योंकि लिगेंड नहीं है ना भाई। समझ में आ रहा है? और याद रखना, जब भी नाम की शुरुआत करोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तो स्मॉल लेटर से ही करोगे। किससे बेटा? आ रहा है? कैपिटल नहीं। छापो चलो दो पहले। लेक्चर आप कॉम्प्लेक्स में रूल लिखाने से अच्छा है मैंने सीधे प्रैक्टिस करवा दिया। जहाँ नए रूल्स आएंगे बता दूंगा, नोट करके अब लिखवा दूंगा। ये जनरल रूल समझ में आ गए, लेकिन ये रूल फिक्स हो जाए हमेशा के लिए, इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है ना? चलिए बेटा, एक साल दे रहा हूं। चलिए, यानी ये 4 है बेटा ये। हाँ, पहले केटाइन फिर एनाइन। एनाइन के फॉर्म में कौन है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में चाहे को देखो, कॉम्प्लेक्स चाहे केटाइन के फॉर्म में हो या उसमें हमेशा पहले किसको पढ़ेंगे? लिगेंड विथ नंबर, फिर मेटल। और कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव हुए तो मेटल के नाम के एंड में 8, और कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव हुए तो एसिड नाम यूज करेंगे जो चलन में है। समझ में आ रहा है? तो यस, पहले क्या निकाल के रख लेंगे बेटा? तो 4 + x, अरे 1 सोडियम का 1 + फर्स्ट की मेटल है, फिक्स होती है ना इसकी। तो 4 + x - 5, ओके। अब NO को NO 2 में लिखवाया मैंने, NO प्लस भी और NO न्यूट्रल भी है। कौन सा लोगे? न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव नॉट द बेस्ट लिगेंड। ठीक है? माइनस ये क्या बेटा? इंटू 0। दिस इंटू 0 प्लस -5 है ना बेटे? साइनाइड -1 इजिकल टू 0। अरे तो बेटा मैं तिरछा हूं ना तो मेरा प्लस ऐसी बनता है। समझ में आ रहा है? हाँ चलो, x की वैल्यू कितनी आई? +1। यार मेरे मल्टीप्लाई को तुम्हारे लिए प्लस काउंट करना है। ओके, काउंट द नेम। सोडियम पेंटा साइनो। समझ में आ गया? बात नहीं करे हो, बात नहीं। नाइट्रो क्या बेटा? नेगेटिव है तो फेरेट। नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बेटा? 1। समझ में आ गया? सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट फर्स्ट। ठीक है बेटा? इस कंपाउंड का जो ओल्ड, एक मिनट, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो जनरल या कॉमन नेम है, ये तो कौन सा नेम है? IUPAC।
ये कौन सा नेम है बेटा? जो कॉमन नेम है ना वो जरूर याद रखना अगर है तो। इस कंपाउंड का बेटा कॉमन नेम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या नाम? लिख डालो अंडरलाइन करके, कई बार पूछ लेता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इंपॉर्टेंट कर देना। नाइट्रोप्रोसाइड इनके कॉमन नेम है बेटा। इसका सभी के कॉमन नेम नहीं होते। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड याद रखना है, कॉमन नेम का कोई लॉजिक नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारे घर का नाम पप्पू है तो मैं क्या करूं उसके लिए? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। चलिए इसे पढ़िए। यस 2 + x - 4 = 0। ए अल्लाह कर रहे बे, बात नहीं। 2 + x - 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या है बेटा? +2। समझ में आ रहा है? तो पोटेशियम टेट्राआयोडो है ये। पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, एनायन है ना बेटा? मर्क्यूरेट। सेकेंड पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड। बेटा इसका कॉमन नेम याद रखना बेटा, इस साल्ट का नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट इंपॉर्टेंट कर देना बेटा। ये अकेला नेशनल रिएजेंट नहीं है, लेकिन ये नेशनल रिएजेंट का कंपोनेंट है। कौन? K2HgI4। इसके साथ KOH का कॉम्बिनेशन। किसका बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में K2HgI4 का कॉम्बिनेशन नेशनल रिएजेंट कहलाता है। बहुत ही प्यारा लेबोरेटरी रिएजेंट है, इसलिए याद रखना इसे। समझ में आ रहा है? ये नेशनल रिएजेंट का कंपोनेंट है। चलिए समझ में आ रहा है आपको? मिटा दूं बेटा? ए बात नहीं बॉयस, बात मत करो, पूरा सिंसियर रहो। अभी जब नए आएंगे ना, अभी तो आपको बन रहे हैं, पूरा दिमाग में प्रिंट ही कर लो हमेशा के लिए। चलिए इसे बनाइए। कैसा का? ए बेटा अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, क्या है? अगर कॉम्प्लेक्स केटायन है या न्यूट्रल है तो मेटल का एज इट इज नाम यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तभी मेटल के नाम के एन में क्या लगाएंगे बेटा? 8। नाम बोलो भाई। अकेला ही कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स को ही पढ़ना है तो पहले लिगेंड को ही पढ़ोगे। तो पेंटा कार्बोनिल, कार्बोनिल लिगेंड है ये। पेंटा और x + 0 = 0, क्योंकि यह न्यूट्रल लिगेंड है ना बेटा। तो पेंटा कार्बोनिल निकल बोलो 0। समझ में आ रहा है? पेंटा कार्बोनिल निकल 0। हाँ 0 लगाना है। समझ में आ रहा है? स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे बेटा। पेंटा कार्बोनिल निकल 0। कोई दिक्कत? चलिए कौन से सेंट्रल मेटल आइटम है यहाँ? कोबाल्ट, CO है।
कैपिटल सी स्मॉल ओ मीन्स कोबाल्ट, कैपिटल सी कैपिटल ओ है तो वो लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल। समझ में आ रहा है? यस। ये कौन सा केटायन है? अमोनियम। NH4 1+ होता है। अमोनियम केटायन का वैलेंसी +1 है, तो 2 + X -4, ऑक्सीलेटर 2- है ना, और ये -2, 1 क्लोरो -1 है, = 0, तो X = +4 आ गया, तो ये कोबाल्ट +4 है बेटा। तो पहले ही क्या निकाल के रख लो? ऑक्सीडेशन, क्योंकि जब आप रैपिडली नाम पढ़ेंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कौन सा है ना बेटा? अमोनियम है। तो क्या इसके नंबर पढ़ोगे कि डाई अमोनियम बोलोगे क्या? क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है उनके नंबर काउंट नहीं किए, तो सीधे क्या बोलोगे बेटा? अमोनियम। ओके, ऑक्सीलेटो, और ये क्या? क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई ऑक्सीलेटो क्या बेटा? ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, क्या पढ़ोगे बेटा? कोबाल्टेट, नॉट कोबाल्ट। क्या पढ़ोगे? कोबाल्टेट। आगे पढ़ो, इन सिंपल ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ? पक्का? सब बात नहीं। एक नोट करके लिख दो बेटा, एक नया रूल अभी आएगा ना। बेटा, if in the name of any ligand di tri term already present, पहले से ही हो। if the name of any ligand di ट्राई टर्म, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, मालूम है बेटा? उनके नाम में पहले से कौन से टर्म हो बेटा? डाई ट्राई टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट, इफ देयर नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स, if their number in a complex is 2, 3, 4, 5 etc. present, देखो बेटा, किसी लिगेंड के नाम में पहले से कौन सा शब्द लगा है? डाई ट्राई, और इनके नंबर किसी कॉम्प्लेक्स में कितने? 2, 3, 4। जैसे बेटा ये एक लिगेंड है ईएन, ईएन का नाम बोलो, एथिलीन डाइएमीन, इसके नाम में पहले से डाई घुसा हुआ है, और इसके नंबर कितने हैं? मान लो 2 किसी कॉम्प्लेक्स में, तो आप क्या बोलते हैं अभी तक के रूल के? डाई एथिलीन डाइएमीन, ऐसा बोलेंगे ना? तो बोले अच्छा सो बनी, बोले पहले से इसके नाम में डाई ट्राई शब्द घुसे हुए हैं, और इसके नंबर क्या है बेटा? 2, तो 2 बार आपका डाई डाई हो जाएगा, है ना? 3 है तो ट्राई डाई बोलोगे आप। ओके, इफ देयर नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स इज 2, 3, 4, 5 etc. देन for their two number 20, for their two number, अगर 2 की संख्या में तो क्या बेटा? 20, for their 2 number, अगर 2 की संख्या में तो 20, for their 3 number, आप लिखना मत 20, एक मिनट बेटा, ऐसा एक मिनट, for their 2, 3, 4 नंबर ऐसे लिखो, for their 2, 3, 4 in number, for their 2, 3, 4 in number, काफ़ी है इतना 2, 3, 4 तक, जरूरत नहीं पड़ती आगे की।
फार देयर 2 3 4 नंबर 20 ट्रिस टेट्राकिस और 5 नंबर में तो पेंटाकिस। समझ में आ रहा है? फार देयर 2 3 4 5 नंबर 20 ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस एटसेट्रा टर्म यूज। समझ में आ रहा है? कब करना है ऐसा? जब किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टर्म इंटर हो, लगे हुए हो, अटैच हो, और उन्हीं के नंबर 2 है तब। 20 3 है तो, 30 4 है तो, 5 है तो, पर 5 होंगे नहीं, क्योंकि अगर बाइडेंट लिगेंड तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ रहा है ना? तो ट्रिस तक आप यूज कर सकते हो। अगर इनकी संख्या 2 है, इसमें एक ही लिगेंड आता है बेटा, एथिलीन डाइएमिन। ईडीटीए के तो आप एक ही नंबर लोगे क्योंकि अकेला हेक्साडेंट है। समझ में आ रहा है ना? तो 20 ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस ऐसे टर्म, जैसे बाईपिरिडिल वगैरह भी रहते हैं इसमें। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए एक नाम ले लो ये वाला, ए बात नहीं रे, CREN ट्वाइस Cl3। नाम बोलो। तो यह कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में? केटाइन। और एनायन क्या है? सिंपल। इसको ट्राइक्लोराइड पढ़ोगे कि केवल क्लोराइड पढ़ोगे? क्लोराइड। नाम बोलो। बिस एथिलीन डाइएमीन, क्योंकि इसके नाम में पहले से डाई घुसा हुआ है और इसके नंबर 2 है, तो क्या पढ़ोगे बेटा? बिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम, क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। क्रोमेट पढ़ोगे कि क्रोमियम पढ़ोगे? थर्ड क्लोराइड, अरे X प्लस 0, और ये क्या है बेटा? 1 क्लोरीन -1 है, तो ये -3। ओके, इजिकल टू 0, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आई? +3। ओके, क्लियर है? नाम बोलो। बिस एथिलीन डाइएमीन। क्रोमियम थर्ड, जैसे मेटल का नाम पढ़ के होगा, चाहे वो एनायनी कॉम्प्लेक्स हो या केटाइन। एक बात को याद रखना, जैसे किसका नाम पढ़ के होगा? मेटल का, चाहे वो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स की मेटल हो या एनायनी कॉम्प्लेक्स। सरल से क्या लगाएंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद अब एनायन को पढ़ने की बारी। ये पूरा क्या पढ़े हमने? कॉम्प्लेक्स। अरे हो गया पढ़ गए। और ये थर्ड क्लोराइड। आ गया समझ में? अरे कोई कंफ्यूजन है किसी को? पक्का? ठीक है। हाँ, नाम बोलिएगा। ये नाइट्रेट है, -1 सिंपल नाइट्रेट है, लिगेंड वाला नहीं है। ओके, तो X प्लस 0, एथिलीन डाइमीन न्यूट्रल है। ये कौन है? कार्बोनेटो। अरे CO3 2- होता है, तो -2। समझ में आ रहा है? और ये -1 नाइट्रेट पर -1 ऑक्सीजन टू 0, तो X की वैल्यू क्या आई? +3। तो बोलो नाम। एथिलीन डाइएमीन का E है और कार्बोनेटो का C है, तो अल्फाबेटिकल आर्डर में पढ़ोगे। तो कार्बोनेटो बिस एथिलीन डाइएमीन गोल्ड। अगर ये एनायन होता तो ऑरेट पढ़ते। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑरेट। समझ में आ रहा है? अगर गोल्ड है
केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में अगर गोल्ड है तो गोल्ड ही पढ़ेंगे, ऑरम नहीं पढ़ेंगे, और एनायनिक फॉर्म में तो ऑरेट पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? गोल्ड थर्ड नाइट्रेट, समझ में आ रहा है? पक्का बोलो। कार्बोनेटो 20 एथिलीन डायमीन गोल्ड थर्ड नाइट्रेट, समझ में आ रहा है? पक्का लिखिए और घर में बुक में प्रैक्टिस कीजिए। समझ में आ रहा है? अभी 1 2 न्यू और रूल्स है, वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो बेटा कार्बोनेटो 20 एथिलीन डायमीन, समझ में आ रहा है? गोल्ड थर्ड नाइट्रेट। नाम बोलो। ट्रिस एथिलीन डायमीन क्रोमियम सेकेंड सल्फेट, सल्फेट 2 माइनस है ना बेटा, ये तो 0 है, तो इस पर +2 आ गया ना? नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? ट्रिस एथिलीन डायमीन क्रोमियम सेकेंड सल्फेट, समझ में आ गया? वैसे क्रोमियम +2 वाला बनाता नहीं, +3 वाले बनाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो पॉजिटिव आ रही ना, अनस्टेबल होगा क्या होगा? नहीं आया समझ में? x + 0 + -2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आई? +2, समझ में आ रहा है? चलो बाकी रूल्स कल देखेंगे। लिखिए आगे सम अदर नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए बेटा, यदि कोई कॉम्प्लेक्स में इस टाइप से चार्ज दे दिया है, ये बेटा केवल कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, केवल क्या दिया इसमें? आयन। तो बेटा इनका नॉमेनक्लेचर करना है तो वही बेसिक रूल्स वही रहेंगे जो आपको मैंने समझाया अभी तक। आ रहा है समझ में? बस यहाँ क्या ये है बेटा, +2 चार्ज है इस पर, है ना? तो पहले क्या काउंट कर लेंगे आप? ऑक्सीडेशन नंबर। तो x+, ये 0 NH3 4 है, इजिकल टू क्या बेटा? +2, तो x की वैल्यू क्या आई? +2। लेकिन ये कंप्लीट कंपाउंड नहीं है बेटा, ये केवल कंपाउंड का एक कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट है। मीन्स ये कंपाउंड लगभग ऐसा होना चाहिए। अब चार्ज इस पर कितना है बेटा? 2+, तो यहाँ इसका मतलब Cl2 होना चाहिए, या SO4 होना चाहिए, SO4 2 माइनस होता है, या 2 नाइट्रेट होना चाहिए। ओके, तब तो इस पर 2+ चार्ज आएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं दिया है आपको यहाँ। तो ऐसे केवल कॉम्प्लेक्स आयन दिया है। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात किए थे। कंपाउंड मीन्स वहाँ केटाइन भी है और एनायन भी है। तो बेटा इनका नॉमेनक्लेचर करना है तो वही रूल वही है। पहले क्या बेटा? लिगेंड बोलिए, टेट्रा एमीन, ये हो गया टेट्राएमीन। फिर क्या? केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या पढ़ेंगे बेटा इससे? कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो सेकेंड, और ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो लास्ट में क्या लगाएंगे? आयन। अगर यहाँ सल्फेट होता तो सेकेंड सल्फेट पढ़ते, क्लोराइड होता तो सेकेंड क्लोराइड पढ़ते, लेकिन केवल आयन है ये, तो क्या पढ़ेंगे आप? आयन। नहीं आया समझ में? काउंट प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। यह है बेटा, देखिए केवल कॉम्प्लेक्स आयन दिया है। किस फॉर्म में दिया है? केटाइनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? केटाइनिक फॉर्म में दिया है। 4 माइनस कर दो चार्ज। अब देखिए, तो x - 6 = -4, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? +2। समझ में आ रहा है?
क्या आई? +2 आई। तो नाम क्या बोलोगे? हेक्सा साइनो, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर +2 तो सेकेंड, और क्या? समझ में आ गया? करते रहो प्रैक्टिस। नाम क्या बोलोगे? ट्राई एक्वो, समझ में आ रहा है? ट्राई एक्वो हो गया, ट्राई क्लोरो। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स तो क्या बेटा? क्रोमियम। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी? X +0, ये क्या? -3 इजिकल टू, ये क्या है? +3 इजिकल टू में 0 नहीं लिखोगे ना आप? तो X इजिकल टू क्या आया? +6। सिक्स आयन, ट्राई एक्वो, ट्राई क्लोरो, क्रोमियम 6 आयन। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया सबको? क्रोमियम +6 तो कर सकते ना, 3d5 4s1 है ना, तो d के 5 रिलीज किया, s का 1 तो +6 हो जाएगा। कर लोगे ऐसे? सब लोग कर लोगे? ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करोगे तो इक्वल टू 0 नहीं रखोगे, इक्वल टू जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, इक्वल टू यहाँ +2, इक्वल टू यहाँ -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ठीक, आगे हेडिंग डालना बेटा। नॉमेनक्लेचर ऑफ दोस सबसे टफ होते ही ये बनाते ही नहीं इनको, तो बहुत से ड्रॉपर्स भी नहीं बनाते, देखा हूं मैंने, और 12th में भी आ चुके हैं। इनके पीछे का लॉजिक ही पता नहीं है। जो नॉमेनक्लेचर ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को और क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलेंगे आप? कॉम्प्लेक्स आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, in which both cationic and anionic complex present। ये जब भी आता है सभी लोग इसको गलत कर देते हैं, ड्रॉपर्स भी गलत कर देते हैं जो यहाँ वहाँ कोचिंग पढ़ते हैं। इन विच बोथ cationic and, अब ना इसके लिए क्या प्रॉब्लम क्या है मैं बता दे रहा हूँ कि क्यों नहीं बनते इनके नॉमेनक्लेचर। ध्यान देना, जैसे बेटा एक दे दिया आपको CuNH3 और CuCN4, मेटल डिफरेंट भी कर सकता है, समझ में आ रहा है ना? अब यहां सब कुछ तो वही रूल्स रहेंगे। अब यहां केटायन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और एनायन, रूल वही रहेंगे। समझ में आ रहा है? समस्या यह है कि अब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे काउंट करें, क्योंकि इन पर आपको चार्ज, देखो बेटा अगर मान लो यहां 2+ चार्ज दे देता, मान लो देता, और यहां 2- चार्ज देता फॉर एग्जाम्पल, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x प्लस अमोनिया क्या बेटा 0 इजिकल टू क्या +2, तो यहाँ कापर क्या आ गया +2, x -4 इजिकल टू -2, तो यहाँ कापर क्या आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो रूल तो पुराने काम आ जाएंगे ना। क्या नाम लोगे? अगर मान लो चार्ज दे देता इस पर, इस पूरे केटायनिक कॉम्प्लेक्स पर +2 और एनायनिक कॉम्प्लेक्स पर -2, तो बेटा अब आपकी नॉमेनक्लेचर क्या होता है? टेट्राएमीन, ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक पहले लिगेंड को पढ़ोगे और फिर मेटल को, तो टेट्राएमीन कापर, इसको कापर ही पढ़ोगे। सेकेंड टेट्राएमीन कापर, सेकेंड, खेल खत्म हो गया इसका। फिर इधर आओगे
टेट्रासाइनो क्यूप्रेट सेकेंड। अरे वही रूल है, जैसे मेटल का नाम पढ़ोगे, चाहे केटानिक कॉम्प्लेक्स में पढ़ेगा एनायनिक, इमीडिएटली क्या लगाओगे? ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ हमको मालूम है कि n प्लस होगा और यहाँ n, लेकिन यहाँ n की वैल्यू कभी नहीं देगा आपको ना भाई। साल जब भी लिखते हो तो चार्ज के साथ थोड़ी लिखा जाता है, ये समस्या है। इसलिए इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम जनरली बनते नहीं। तो उसके लिए बेटा आपको स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर पता होना। क्या पता होना? तो मैं उसके एक ट्रिक बता दे रहा हूं और एक काम भी आएगा आपको, एक इनऑर्गेनिक का नॉलेज भी है। देखिए बेटा, जो मेटल टाइप लिख रहा हूं मैं यहां, मेटल टाइप या टाइप ऑफ मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बेटा? तब आपको ये बनेगा। देखो बेटा, मेटल टाइगर 3D सीरीज की मेटल है। कहाँ की? 3D सीरीज की मेटल है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, इंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बेटा 3D सीरीज मेटल है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्या? 3D सीरीज मेटल है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये +3 और स्टेबल ऑक्सीजन, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में +3 और +2 दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है। कौन? 3D सीरीज की मेटल। उसमें एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी है। उसको एक जनरल रूल याद रखना, 3D सीरीज की मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन से स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्प्लेक्स बनाएगी? +3 और दोनों के बनाती है। आ रहा है समझ में? अगर इसमें +2 के रेयर ही बनाएगी जरूर। और अगर +2 ऑक्सीडेशन नंबर है किसका बेटा? 3D सीरीज की मेटल का, तो 4 में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में +2 के ज्यादा स्टेबल बनाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में +3 के भी बनाएगी। और ये जो सर्कल के अंदर दिख रहा है उसको रेयर मान लेना, ये रेयर है थोड़ा सा, लेकिन बनाते देखी गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होना। जो सर्कल के अंदर लिखूंगा वो रेयर। बेटा आप 3D सीरीज में कुछ बातें बता रहा हूं मैं, 3D सीरीज पे ही बात कर रहा हूं। किस पर? क्यों मोस्टली कॉम्प्लेक्स कहाँ के पूछना है आपको? 3D सीरीज के पूछना है। 4D 5D सीरीज में कौन सी मेटल के पूछेगा वो भी बताऊंगा। तो ये अगर आपको 2-3 मिनट इसमें देते हो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 3D सीरीज की मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स बनाएगी तो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल में बनाएगी? +3 और +2 में। +3 मेनली, +2 में भी बना लेती है। लेकिन 3D सीरीज का अगर 4 में बना रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो +2 वाले ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्प्लेक्स मोस्टली स्टेबल होते हैं। मैं ज़्यादा स्टेबल की बात कर रहा हूँ। अब इसमें कॉपर जो है ये 2+ भी शो करता है और कॉपर 1+ भी शो करता है। कॉपर 2+4 कॉपर जो है बेटा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाएगा। कौन? कॉपर। कॉपर, और जो कॉपर है यही कॉपर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाता है। स्टेबल वाले बोल रहा हूं मैं। कौन से वाले? हाँ, कॉपर की बात किया। बेटे जो गोल्ड है, गोल्ड 3+ भी शो करता है। ये 2+ ये दिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना? बेटे गोल्ड अगर 3+ में बना रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 3+ के अच्छे बनाएगा। कौन? गोल्ड। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या बेटा? 3+। अब गोल्ड +1 अगर है किसी कॉम्प्लेक्स में तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में +1 के बनाता है। ठीक है, गोल्ड कहाँ का आ गया बेटा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। 3D 4D 5D में बात, मैं 3D सीरीज की जनरल बात किया मैंने। चलो मैं ये गोल्ड की बाद में बात करता हूँ, लेकिन बताऊंगा आपको। ये कॉपर भी 3D सीरीज का है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बनाएगा तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर के, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में बनाएगा तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर के। आ रहा है समझ में? जिंक जो है बेटा, जिंक तो 2+ है, जिंक हमेशा ही 2+ शो करता है, तो वो आ गया ना इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बनाएगा और +2 के बनाएगा। जिंक आ गया। अरे 3D सीरीज में कौन कौन है भाई? स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है,
क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कापर है, जिंक है। अब 3D में थोड़े से जो एक्सेप्शनल केस है, जैसे कापर 2+ और 1+ दोनों के स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। 2+ के स्टेबल कॉम्प्लेक्स किस में बनाएगा? 4 में। और 1+ किसके बनाएगा? 2 में। सिल्वर जो है बेटा 1+ ही शो करता है। सिल्वर 3D का नहीं है, 4D का है। कापर, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर +1 में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में बनाया है तो +1 की ऑक्सीडेशन नंबर के स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये बेसिक चीज़ें याद रख लेना आप, तभी जाके जो हेडिंग डलवाया हूँ उस टाइप के कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर होंगे, फिर लॉजिक लग जाता है। अब जैसे यहाँ कंफ्यूज होती है 3D सीरीज वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में +3 के भी और दोनों ऑक्सीडेशन नंबर में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। +3 के मेनली बनाते हैं, कभी कभी +2। अब वहाँ जब एग्जाम्पल आएगा सामने तब हम समझ पाएंगे कि वो +3 के बनाया या। और बता रहा हूँ, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कौन बेटा? प्लेटिनम और पैलेडियम, PD और PT। समझ में आ रहा है? ये 4D 5D सीरीज के हैं, समझ में आ रहा है? जिनके पूछता है उनको बता दे रहा हूँ। 3D सीरीज के मेनली पूछेगा तो 3D सीरीज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में +3 की भी बनाता है और +2 रेयर। तो वही 3D सीरीज के कोऑर्डिनेशन 4 में मोस्टली किसके बनाएंगे? +2 के। कापर 2+ और कापर 1+ है, तो 2+ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में +2 के स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में +1 ऑक्सीडेशन नंबर के स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। समझ में आ रहा है? सिल्वर 1+ में, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में +1 में से सिल्वर +1, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सिल्वर की बात, सिल्वर +1 में ज़्यादा आता है। बेटा गोल्ड जो है वो 3+ अगर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में +3 के स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और बाकी कुछ याद नहीं रखना है। ये देख लो अच्छे से, कापर 2+ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में 2+ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। मीन्स आपने देखी कापर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स बनाता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? 3D सीरीज का है। मोस्टली 3D सीरीज वालों के लिए 2 लाइन ऊपर की याद रखो, ये रेयर है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अधिकतर 3D सीरीज के एलिमेंट +3 में ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके। 3D सीरीज के वही एलिमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में +2 के ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे। अब आ रहे हैं कापर 2+, कापर 1+। सिल्वर तो 1+ ही होता है। प्लेटिनम और पैलेडियम के बारे में याद रखना बेटा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और गोल्ड 3+ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में +3 के स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये आपको छाप लेना चाहिए और इस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, फिर अभी एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी बराबर करिए। सीरीज आप तैयार कर लेंगे कि कौन सी मेटल मोस्टली किस कोऑर्डिनेशन नंबर में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इन विच ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ रहा है? तो ये याद रख लेना थोड़ा सा। अब चलिए इसी लॉजिक का यूज करते हैं हम लोग। देखो बेटा CuNH3 4 है और CuCN4 है। यह ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें केटायन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और एनायन भी। अब नॉमेनक्लेचर करना है। अब यहां कोई चार्ज आपको दिया, अगर यहां चार्ज देता तो ये सब लिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आ रहा है समझ में? अब ध्यान दो, कापर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन 4 में कापर कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है? +2। समझ में आ रहा है? ये इस पर +2 क्लियर हो गया है। अब देखो ये इस पर +2 है, इस पर 0 है, तो पूरे पर +2 चाहेगा ना बे? नहीं आया समझ में? अब इस पे पूरे पर +2 तो इस पे क्या आएगा? अब निकाल लो अब इस कापर की, तो x - 4 = -2 तो x = +2 आया।
और नहीं भी निकालोगे तो पता है कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का कितना है 4, तो +2 का ही होगा वो, या निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत पक्का दिक्कत। हाँ, ये भी कॉपर +2 है, समझ में आया। तो आप देखिए, नाम बोलिए, टेट्रा एमाइन कॉपर, सेकेंड टेट्रा साइनो क्यूप्रेट, सेकेंड, इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में? और लेते हैं दूसरे, कुछ आ रहा है समझ में? बड़े NiCl4, ठीक है, NiCl4 Cr या ये लेते कॉपर H2O4। अब वही लॉजिक काम आएगा, टेट्राक्लोरो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, निकल 3D सीरीज की मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में +2, तो निकल पे चार्ज, यहां का तो कुछ पता नहीं है ना बेटा, तो ये क्या है +2, ये क्या हो गया -4, +2 -4, समझ गए? इधर ध्यान दो, ये +2 ये -4 है, तो पूरा रिजल्टेंट क्या आया? -2 आया, समझना। तो एक मिनट, इसको हम बाद में लिखेंगे क्योंकि रिजल्टेंट चार्ज क्या आ रहा है -2, तो ये फार्मूला गलत है, रिजल्टेंट -2 और ये बाद में लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है ना। NiCl, समझना बेटा अच्छे से, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। टेट्रा को कॉपर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कॉपर क्या होगा 2+, समझ में आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कॉपर क्या होगा 2+, तो पूरे पे क्या आएगा 2+, वो आपको खुद ही एग्जाम्पल सेट करके देता है कि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं अपने मन से दे रहा हूँ इसलिए कोई इधर रखा। अब ये कितना बेटा, अगर नहीं कुछ है तो आपको मालूम है निकल कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये -2, नहीं तो भी दिमाग लगा ही लो, ये -2 और ये, तो -2 ये -4 है। आप देखो, ये -2 है, सॉरी +2 है, ये +2 है और ये -4, रिजल्टेंट क्या आया -2। और नहीं भी रिजल्टेंट निकालना है तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है, किसका बेटा निकल का, समझ में आ रहा है? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी +2, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए नॉमेनक्लेचर के लिए। बोलो, टेट्रा एको कॉपर, सेकेंड, आगे टेट्रा क्लोरो, निकल निकलेट, निकलेट सेकेंड। चलो लिखो इन्हें, जल्दी कीजिए, और करते हैं 1-2 एग्जाम्पल्स। चलो बेटा इधर ध्यान दो। अब ये है आपके पास निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 6, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी हो सकता है और +2 भी, क्योंकि 3D सीरीज की एलिमेंट है ये। तो निकल, आयरन, कोबाल्ट ऐसे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में +2 के भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और +3 के भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ठीक है? तो देख लेते हैं अब कैसे चेक कर होगा, देखेंगे, ध्यान दो।
अब देखो बेटा, चलो मैं यहाँ निकल के क्या ले लूँ, +2 लेके देख रहे हैं। तो इस पूरे पे चार्ज क्या आ गया, +2। तो इस पे क्या आया, मान, क्योंकि ये 0 है तो निकिल पे जो चार्ज होगा पूरे पर आएगा ना। अरे निकिल +2 है, ये तो 0 है, तो पूरे पे चार्ज क्या आया, +2। समझ में आया। अब देख लेते कि वो +2 वाला था निकिल की +3। क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है बेटा। तो देख लेते हैं, क्रोमियम एक +6 वाला भी कंपाउंड बनाता है और एक +3 वाला। +1 +2 +5 +4 क्रोमियम की रेयर कंपाउंड कभी दिखते नहीं है, अनस्टेबल होते हैं। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो बेटा क्रोमियम ये -2 तो आ गया, लेकिन अगर हम लोग वाले जो स्केल बनाया उससे देखें तो क्रोमियम बेटा अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसका क्या होना चाहिए, +3। ओके, लेकिन अगर हम ऐसे निकाल के देखते हैं तो x -6 = तो x की वैल्यू क्या आ रही है। और याद रखना क्रोमियम ऑलवेज फॉर्म +3 के कंपाउंड्स। ओके, क्रोमियम या तो +6 के बनाता है या +3 के स्टेबल कंपाउंड क्रोमियम के पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेटा हमको निकल का फिर यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 3+। तो इस पर पूरा चार्ज क्या आया, +3। एक बात जरूर याद रखना, क्रोमियम ऑलवेज फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स या स्टेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ +3 एंड +6। समझ में आ रहा है। निकल तो +6 हो नहीं सकता, लॉजिक देखो, निकल +6 नहीं है, निकल मैक्सिमम +4 तक जाता है। आ रहा है समझ में। NiO2 मेन कंपाउंड है, NiCl4 मेन कंपाउंड है, उसके +4 तक आ रहा है समझ में। तो ऐसे लॉजिक लगा के करना पड़ेगा आपको। इसीलिए आपको 3D जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल कौन सी दिमाग में होना, आ रहा है समझ में। अब देखो बेटा निकल 3+ ले सकता हूं मैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 3D सीरीज के एलिमेंट +3 भी लेता है, +3 के भी बनाता है और +2 के भी। लेकिन +2 में भी क्रोमियम सेट नहीं हो रहा है ना। अगर यहाँ +2 ले तो टोटल पे +2 आएगा, तो क्रोमियम की क्या आ रही है, +4। जबकि क्रोमियम के स्टेबल कंपाउंड किसके बनते हैं, +3 के। तो बेटा अगर मैं यहाँ +3 लेता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3। तो ये -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +3। अब दोनों खुश है ना भाई। इस टाइप का लॉजिक है इसके पीछे, समझ में आ रहा है। दोनों अब स्टेबल है। नाम बोलो, हेक्साएमीन, क्या बेटा, निकाल 3rd, फिर हेक्साक्लोरो क्रोमेट, बोलिए 3rd। आ रहा है समझ में। तो इस टाइप के एक जनरल, मैं अभी एक काम और कर देता हूं आपके लिए, खैर इसको बनाइए आप। सुनो बेटा इधर देखो, स्कैंडियम की स्टेबल देखो, स्टेबल को मैं सर्कल में डाल रहा हूं। स्कैंडियम +1 +3 दोनों के कंपाउंड बनाता है, लेकिन स्टेबल में क्या, +3। ये +2 +4 स्टेबल दोनों शो करता है, दोनों में अच्छे कंपाउंड बनाता है। कौन, टाइटेनियम, बाकी छोड़ दे रहा हूं। वेनेडियम आपका +3 और +5 में स्टेबल, V2O3 V2O5 बेहतरीन कंपाउंड माने जाते हैं इसके। +3 और +5 के स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है,
समझ में आ रहा है? कौन? वेनेडियम। क्रोमियम बेटा +3 और +6 के स्टेबल कंपाउंड बनाता है, और इनमें भी बनाता है, लेकिन वो क्या होते हैं? अनस्टेबल। समझ में आ रहा है? अब मैंगनीज आपका जाएगा +2 में, अच्छे स्टेबल कंपाउंड है, +4 में और +6 में, पूरे इवन नंबर में बनाता है अच्छे स्टेबल, हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। आयरन +2 +3 दोनों में स्टेबल बनाता है, बाकी अनस्टेबल कंपाउंड है इसके। समझ में आ रहा है? कौन? आयरन। और कोबाल्ट बेटा +2 +4 में ये भी बनाता है, बढ़िया अच्छे, +3 के भी बना रहा है कोबाल्ट, तीनों के बनाता है स्टेबल। अब +2 कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 के बनाएगा कोऑर्डिनेशन, और +3 या +4 है तो 6 के बनाएगा कोबाल्ट। +3 वल्ली +2 एंड +3, आयरन है 2+ और 3+, कोबाल्ट 2+ 3+, निकल 2+ 4+ में बनाता है। ठीक है? देखो बेटा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सेट होता है उसके साथ, और 3 से अधिक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 3 से अधिक मतलब +3 दिया हूं, +4 +5 तो 6 में ही डालेंगे आप, +6 है तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो ऑक्सीडेशन नंबर 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 4 5 6, ऐसे। आ रहा है समझ में? लेकिन उसमें भी स्टेबल चेक करना पड़ता है। आ रहा है समझ में? और कॉपर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में +1 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में +2। जिंक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही +2 शो करता है। समझ में आ रहा है? ये स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है इन कंपाउंड्स के। कोबाल्ट +2 +3 के बहुत स्टेबल कंपाउंड्स में आता है। +3 कब शो करेगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और +2 के कब बनाएगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। लेकिन आयरन कोबाल्ट निकल के बारे में थोड़ा रेयर कंडीशन है, ये कई बार +2 में भी कंपाउंड बनाते हैं इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। समझ में आ रहा है? कई कंपाउंड से मिल जाएंगे। तो ये इनके पीछे यही लॉजिक है। क्यों प्रॉब्लम आता है इन कंपाउंड्स में बोलो? क्योंकि इन पर ऐसा कोई चार्ज, अरे चार्ज देता तो आप एक्स वाले इक्वेशन से निकाल लेते ना बेटा, तो लॉजिक लगाना पड़ता है, इस बात को समझ लेना। और कुछ नहीं करना है, बस जो बताया हमने, पहली जो लिस्ट बनाया, जो पहला मैंने एक प्रकार का आपको लिस्ट दिया हूं, उसी से पूरा चीज़ सेट हो जाती है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये प्लस देखो, ये 3 ऐसे मेटल से बेटा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 में +2 वाले भी बनाते हैं और +3 वाले भी बनाते हैं। अब निकिल अगर 4+ का ही शो कर रहा है तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ही होगा। समझ में आ रहा है? तो इसके पीछे यही लॉजिक है। आप अगर दूसरे YouTube से दूसरे लेक्चर को देखते हो इन मामलों में, तो वो भी यही चीज़ बताएगा आपको कि आपको हर एलिमेंट का, जो एलिमेंट दिया उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर पता होना, तब ही बन पाएगा। चलिए एक और कर ले, वंस मोर, मिटा दूं? हाँ, वीडियो से देख ले, शाबाश। ध्यान दे इधर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, थोड़ा देख लेना, थोड़ी सी मेहनत कर। बेटा, CuCN ट्वाइस एंड ZnNS3 ट्वाइस, दिमाग लगाओ। इसकी भी क्या होगी बेटा? +2 होगी। जिंक तो फिक्स ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में जिंक का तो +2 ही होता है। जिंक देखो, ये जिंक क्या होता है बेटा? एक्चुअल 3D10 4s। जिंक ने आज तक +1 के कंपाउंड नहीं बनाया है, तो ये आपका भाई थोड़ा जनरल नॉलेज होना। नहीं तो मैंने तो आपको लिखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1, लेकिन कौन? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 3 है। ये +1 अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन जिंक तो हर हाल में +2 ही शो करता है।
अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो भी, और 2 है तो भी +2 ही शो करेगा। ये अब एक जनरल नॉलेज की बात होती है, क्योंकि जिंक के आज तक कोई ऐसे कंपाउंड्स नहीं है बेटा जिसमें वो क्या शो कर रहा है, +1, ना इनऑर्गेनिक में ना कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये जिंक +2, तो टोटल पे चार्ज क्या आया, 2+। अब आप यहाँ फंसो तो फंसो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या रखोगे, -2, तो कॉपर तो 2+ भी शो करता है। ठीक है बेटा, अब ये -2 है, तब यहाँ निकालो 1 मिनट, तो x -2, हमको ये भी चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स मैंने सही लिखा हो या नहीं लिखा हूं। आ रहा है समझ में, x -2 = तो x की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई। तो क्या मेटल की 0 हो सकती है, अरे कैसे नहीं हो सकती यार। भाई पहले इधर चेक करना है, पहले इधर चेक करना है, फिर यहां से इक्वेशन से लगाना है। ये आ गया 2+, इसकी पता है साइनाइड की, तो ये क्या हो गया, तो x की वैल्यू अब क्या आई, 0 आई। और आप मेटल को 0 लीजिए ना, कौन आपको मार रहा है। आ रहा है समझ में, लीजिए ना भाई। पहले देखो यहां डिसाइड करना है, तब यहां चार्ज आएगा। आ रहा है समझ में। और जिंक, ये आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं, ये मेरे को अच्छे से याद था जो कंपटीशन एग्जाम में आया। भाई आपका एक जनरल नॉलेज भी काम करना चाहिए। मेटल की आप 0 हो सकती तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आ रहा है समझ में, तो बोलिए आप। डायमीन जिंक सेकेंड, डाइसाइनो क्यूप्रेट 0। समझ में आ रहा है। आप कुछ नहीं, पहले का जो फर्स्ट का लॉजिक है आप वो चार्ट से ही लगाएंगे। समझ में आ रहा है। अब जिंक 2+ ही होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाए। समझ में आ रहा है। और यहां की पहले कॉम्प्लेक्स की डिटरमाइन हुई, ध्यान देना, तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स की आप इसी के अकॉर्डिंग रखोगे। समझ में आ रहा है। अब यहां वो लॉजिक काम नहीं आ रहा है कि यार कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 2 है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 होना चाहिए। वो लॉजिक यहाँ काम नहीं करेगा भाई। वो मेटल तो 0 भी हो सकती ना। तो कॉपर की, भाई कॉपर की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 +1 +2, तो +2 के तो चांस है ही नहीं हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो 0 तो हो सकती भाई, 0 तो किसी की भी होती ना, सभी मेटल की 0 लेस हो सकती ना। और 0 तो स्टेबल भी है, सबसे स्टेबल तो 0 ही है। समझ में आ रहा है। लेकिन 0 हम लोग लिखते नहीं, क्योंकि कंपाउंड बनाता ही है कोई भी एलिमेंट। नाम बोलो। डायमीन जिंक सेकेंड, समझ में आ रहा है बेटा। जिंक 2+ है यहाँ, डाइसाइनो क्यूप्रेट 0। समझ में आ रहा है। अब जैसे बेटा जिंक 4 है और ये भी 4 है, तो आप पहले लॉजिक इधर से ही लगाओगे। जिंक टेट्रासाइड, जिंक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होगा, 2+। ओके, अब ये 2+ है, तो फिर ये पूरे पर क्या आएगा, +2, तो इस पूरे पे क्या आएगा, -। तो x - तो x कॉपर, यहाँ +2 आपका लॉजिक भी आ गया। आप समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉपर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या शो करता है, +2। अब आपका लॉजिक भी आ गया और रूल भी आ गया। लेकिन इसके पहले वाले कॉम्प्लेक्स में रूल फॉलो होगा क्या, क्योंकि मेटल तो 0 भी आप ले सकते हैं। टेट्राएमीन जिंक सेकेंड, टेट्रासाइनो क्यूप्रेट सेकेंड। समझ में आ रहा है, ठीक।